नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चाणक्य ने कहा है कि उपकारी के साथ उपकार, हिंसक के साथ प्रतिहिंसा और दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। यानी शठ समझे शठ ही की भाषा। दुष्ट को केवल उसी की भाषा समझ में आती है और कोई भाषा समझ में आती नहीं। ये बात जो है हजारों साल से व्यवहारिक रूप में देखने को मिलती रही। अब ताज़ा संदर्भ है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो नई सरकार आई, मोहम्मद यूनुस जिसके सलाहकार हैं और परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप, सरकार वही चला रहे हैं, सत्ता के सूत्र उन्हीं के हाथ में है, तो उनका दिमाग कुछ ज़्यादा खराब हो गया था। वो चीन गए 26 मार्च से 29 मार्च 4 दिन की यात्रा पर, और चीन को इनवाइट किया कि आइए बांग्लादेश में आप अपना मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाइए और हमारे पास चिटगांव पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ से दुनिया भर में अपना सामान भेजिए। यहाँ तक तो दो देशों के बीच की बात मानी जा सकती थी। तीसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने हिमाकत की कहने की कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, वो लैंड लॉक्ड हैं। और फिर अपना बड़बोलापन दिखाया, कहा कि समुंदर के गार्जियन तो हम ही हैं। भारत के इन 7 राज्यों के पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है या उनकी बुद्धि कमज़ोर है, उनको मालूम नहीं कि बंगाल की खाड़ी पर भारत का राज है। लेकिन इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उन्होंने ये जो कहा और उसके बाद जो किया, उसके बाद बिम्स्टेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो गई। बहुत चाहते थे, हो गई मुलाकात, और उसमें उनको बहुत कायदे से समझाया गया था और शुद्ध भाषा में समझाया गया था। सुधरो या टूटो, एक ही मंत्र उनको दिया गया था। सुधर जाओगे ठीक है, तुम्हारे फ़ायदे में है, हित में है, अगर नहीं सुधरोगे तो टूटोगे। लेकिन वो टूटोगी वाली बात तो फिर कभी करेंगे, वो भी समय आने वाला है। लेकिन अभी सुधरो की बात है। उसके बाद उनका जो सोशल मीडिया का तंत्र है, उसने प्रचारित किया 2 बातें, 2 झूठ बल्कि कहना चाहिए। एक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी बात ये कही कि शेख हसीना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अभियान चला रही थी। इस बात को स्वीकार कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज़ जताया, लेकिन कड़े ऐतराज़ की बात जो है दुष्टों को समझ में तो आती नहीं है। तो 8 अप्रैल को एक फ़ैसला लिया भारत सरकार ने। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसके बारे में बताया कि भारत के बंदरगाह और एयरपोर्ट से जो भी कार्गो, बांग्लादेश का जो भी सामान तीसरे देशों के लिए जाता था, उसकी सुविधा भारत ने बंद कर दी। सिर्फ छूट दी गई है नेपाल और भूटान, जो सड़क मार्ग से सामान जाता है, उसको छूट दी गई। उसके अलावा सब जो है कार्गो बंद कर दी, फैसिलिटी जो बंद कर दी गई। अब आप देखिए, ये 2020 में शुरू किया था भारत ने। उससे भारत के बंदरगाहों पर और एयर कार्गो पे बड़ा दबाव था। भारत के जो निर्यातक थे, उनको सामान भेजना महंगा पड़ रहा था, उनके लिए दिक्कत हो रही थी। और विदेश विभाग के प्रवक्ता जो है रणधीर जायसवाल ने कहा कि इसकी वजह से बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर जो है भीड़ बढ़ रही थी, सामान भेजने में समय ज़्यादा लग रहा था। जाहिर है कि भारत ये तो कहेगा नहीं कि यूनुस ने जो ये हरकत की है, घटिया हरकत, उसकी वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन संदेश साफ है। अब बांग्लादेश का जो निर्यात है वो और महंगा हो जाएगा। ऊपर से ट्रंप ने 37% टैरिफ लगा दिया है। हालांकि 90 दिन की छूट अभी 75 देशों को मिल गई है, उसमें बांग्लादेश भी है। लेकिन इसके बावजूद अब आप सोचिए भारत क्या कर रहा था बांग्लादेश से जब अच्छे संबंध थे। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, 2024 में आई थी, तब भारत इस सुविधा को और बढ़ाने पर विचार कर रहा था। इसके अलावा बांग्लादेश के ट्रांसपोर्टर्स को सुविधा हो, इसके लिए भारत एक नई रेल लिंक बनाने की तैयारी कर रहा था। वो सब मामला तो ख़त्म ही हो गया। जो सुविधा मिली थी वो भी चली गई। और लेकिन बात ये नहीं कि ये जो बोला यूनुस ने, उसकी वजह से भारत की नाराज़गी है। भारत की नाराज़गी इससे भी ज़्यादा इसलिए है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय सलाहकार मोहम्मद यूनुस, उन्होंने चीन से कहा कि आप आइए और हमारा जो पुराना एयरपोर्ट है लाल मुनीर,
उसको रीडेवलप कीजिए। अब चीन को वो एक स्ट्रेटेजिक जगह पर चीन को लाना चाहते थे। और याद रखिए, ये लाल मुनीर का एयरपोर्ट जो है वो सिलीगुड़ी गलियारे के बिल्कुल करीब है। यानी एक तरह से भारत के सर पे बिठाना चाहते थे चीन को। और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत की मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फौजें यहाँ तैनात हैं। भारत ने यहाँ पर जो है अपने लड़ाकू विमान, यहाँ तक कि राफेल को भी डिप्लॉय कर रखा है। S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है जो रूस से खरीदा है भारत ने, उसकी भी तैनाती है यहाँ पर इस इलाके में। तो भारत इसको स्ट्रेटजी की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण समझता है। और भारत के दुश्मन हैं उनको लगता है कि यही अगर हिस्सा काट दे, ये गलियारा जिसको चिकन नेक कहते हैं वो, इसको काट दे तो भारत का नॉर्थ ईस्ट से संपर्क खत्म हो जाएगा। और भारत सरकार को ये बात समझ में नहीं आती हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो भारत की जिस तरह की तैयारी है और चीन की जिस तरह की तैयारी है, चीन बांग्लादेश की इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहता है। बांग्लादेश हर तरफ से मार खा रहा है, भारत से उसके रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं। उसके अलावा अमेरिका में सरकार बदलने के बाद यूनुस की स्थिति और ख़राब है। अभी जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की मोहम्मद यूनुस से, उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि माइनॉरिटीज़ पर, हिंदुओं पर जो अत्याचार की घटनाएं हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये एक तरह की चेतावनी है मोहम्मद यूनुस के लिए। फिर कह रहा हूँ, संदेश यही था, सुधर जाओ या टूटने के लिए तैयार रहो। तो अभी भारत सुधरने का मौका दे रहा है। भारत की स्थिति इस समय भगवान कृष्ण के जैसी है महाभारत में शिशुपाल को लेकर। जब शिशुपाल की 100 गलतियों को, 100 गालियों को सुना भगवान कृष्ण ने, गिनती करते रहे, 100वीं गाली जैसे ही हुई उसके बाद शिशुपाल का वध हुआ। तो मुझे मालूम नहीं कि कौन सी, कितनी गालियों की कितनी संख्या पूरी हो चुकी है, अपराधों की कितनी संख्या पूरी हो चुकी है, लेकिन बांग्लादेश लगातार उसी ओर बढ़ रहा है। अगर ये मोहम्मद यूनुस बना रहा तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और उसके बाद नतीजा क्या होगा, ये महाभारत अगर आपने पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार नतीजा क्या होने वाला है। और ये भी भारत ने कहा कि हम बांग्लादेश सरकार के इस आरोप को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनकी घटनाओं को। तो सोशल मीडिया जरिए जो खेल खेलने की कोशिश की मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, उसके बाद उनको जो तमाचा पड़ा है, इसकी गूंज पूरे बांग्लादेश में सुनाई देगी। इसका असर बांग्लादेश पर आर्थिक रूप से जो होने वाला है वो अभी कल हो जाएगा ऐसा है नहीं, ये थोड़ा समय लगेगा। एक जेस्टेशन पीरियड होता है किसी भी नीति की घोषणा और उसको लागू करने के असर के होने में। तो बांग्लादेश का निर्यात महंगा होने जा रहा है। बांग्लादेश को निर्यात की ये जो सुविधा मिली थी वो खत्म हो गई 8 अप्रैल को, और इसकी बहुत भारी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी। और ये शुरुआत है, इसको अंत मत मानिए। बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, वो चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो, गैस के अलावा, इन सब के लिए भारत पर निर्भर है बांग्लादेश। और मैंने पिछली बार बताया था कि कॉटन को लेकर जो उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है एपरल्स का, बांग्लादेश का, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है कॉटन, वो भारत से जाता है। और कोई देश नहीं है जहाँ से बांग्लादेश कॉटन ले सके। चीन से खरीद सकता है, लेकिन वो इतना लंबा रास्ता है कि इतना महंगा पड़ेगा, उसके एपरल्स जो है दुनिया में कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा उस कीमत पर। तो उसके लिए वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इतनी निर्भरता होने के बावजूद अगर ये मोहम्मद यूनुस ये हिम्मत दिखाता है भारत के बारे में इस तरह से बात करने की, भारत के दुश्मन को अपने यहाँ जगह देने की, स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बिठाने की, तो आप समझिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि।
तो लाल मुनीर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए चीन को बुलावा देकर मोहम्मद यूनुस ने जो गलती की है उसकी कीमत उनका देश चुकाएगा, और ये कीमत चुकाने में बहुत देर नहीं होने वाली है। तो बांग्लादेश की स्थिति अब आने वाले समय में और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। भारत से उसके रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने जो किया है उसके बाद उससे ज़्यादा ख़राब क्या होगा, भारत के लिए तो कुछ ख़राब नहीं होने वाला। भारत के लिए मेरा मानना है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बांग्लादेश पड़ोसी देश था, उससे अच्छे संबंध हो गए थे, वो भारत के हितों का, रणनीतिक हितों का ध्यान रख रहा था, इसलिए भारत उसकी मदद कर रहा था, हर तरह से उसके विकास में सहयोग कर रहा था। तो बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन लेने का आधार नहीं बन रहा था भारत के पास, जबकि वो बहुत ज़रूरी था। कायदे से होना तो जो है आज़ादी के बाद ही चाहिए था, या कम से कम 1971 में तो हो ही जाना चाहिए था, उस समय भी नहीं हुआ। तो जो उस समय छूट गया था अब होने का आधार तैयार हो गया है, और वो आधार दिया है, वो मौका दिया है, अवसर दिया है मोहम्मद यूनुस ने, बांग्लादेश की सरकार ने। तो अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। अब ये जो कुल्हाड़ी मारी है, इससे जो रक्तस्राव होने वाला है, ब्लीडिंग हो रही है, बल्कि वो रुकने वाली नहीं है। और भारत को मौका मिल गया है, भारत को अगर ज़रूरत थी तो बहाना मिल गया है। हालांकि भारत को बहाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हर देश को अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा और एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का अधिकार है। इससे दुनिया का कोई देश इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए जब भारत ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर मारा, तो दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं सामने आया जो उसका विरोध करे। चीन और जो है टर्की को छोड़कर, जो पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा रहते हैं। अनुच्छेद 370-35 से हटाया, तब भी दुनिया से कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। इसी वजह से कि भारत जो कर रहा है वो अपने देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए कर रहा है। भारत की सार्वभौमिकता को कोई चुनौती देगा तो भारत उसको चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बांग्लादेश छोड़िए, चीन को भी बता दिया है। पिछले 77 सालों में पहली बार चीन को समझ में आया है कि भारत बदल गया है। पहली बार चीन को समझ में आया है कि उसकी जो सलामी स्लाइसिंग की रणनीति थी, विस्तारवादी रणनीति थी, वो भारत के साथ अब नहीं चलने वाली है। तो चीन रास्ते पर आ रहा है, लेकिन रास्ते पर कभी आएगा नहीं। चीन एक ऐसा देश है दुनिया में जिस पर भारत को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और जब भी मन डगमगाए तो सरदार पटेल की वो चिट्ठी 1950 की पढ़ लेनी चाहिए, जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी। चीन के इरादों के बारे में, चीन की नीयत के बारे में, चीन की रणनीति के बारे में, चीन की विश्वसनीयता के बारे में। चीन उससे रत्ती भर भी अलग नहीं गया। जो जो भविष्यवाणियां या आशंकाएं व्यक्त की थी सरदार पटेल ने, वो सब सच साबित हुई। इसलिए चीन को लेकर भारत को हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अब बांग्लादेश जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसको देखते हुए समय आ गया है एक निर्णायक फैसला लेने का। उसका आधार मोहम्मद यूनुस की इस हरकत और उनका जो स्टेटमेंट है, उससे तैयार हो गया है। तो ये जो तमाचा मोहम्मद यूनुस को लगा है, ये फिर कह रहा हूँ शुरुआत भर है, बहुत छोटी सी शुरुआत है। ये मत समझिए कि ये भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और जो है इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। ये बड़े कदम का शुरुआती चरण है, ये बेबी स्टेप है। भारत जब बड़े डग भरेगा तब बांग्लादेश को समझ में आएगा, उसके साथ चीन को भी समझ में आएगा कि भारत अब वो भारत नहीं रह गया, 1962 का नहीं रह गया। वो भारत इतिहास की वस्तु बन चुका है। ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जहां नेशन फर्स्ट की नीति पर चलती है सरकार। जो हमारा राष्ट्रीय हित है वो सर्वोपरि है, और राष्ट्रीय हित ये है कि जो बांग्लादेश कर रहा है उससे उसको रोका जाए, समझाने से मान जाए तो समझाकर, नहीं माने तो उसको सज़ा देकर। तो समझाने की अवस्था मुझे लगता है निकल चुकी है। यूनुस की गलतफहमी दूर नहीं हो रही। उनको लग रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता मिल गई उनको, तो उनका पूरी दुनिया पर राज हो गया है। तो एक कहानी मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी, फिर सुना देता हूँ, चूहे की। पंसारी की दुकान में बहुत से चूहे रहते थे। रोज़ रात को चूहों की बैठक होती थी।
एक दिन देखा कि एक चूहा जो है टेढ़ा टेढ़ा चला जा रहा है। लोगों ने पूछा, भाई क्या बात हो गई, आज साथ नहीं आ रहे हो, अकेले जा रहे हो? उसने कहा कि तुम लोग हटो, मैं पंसारी बन गया हूँ। उन्होंने कहा क्या हो गया, कैसे पंसारी बन गए? तो बोला मुझे हल्दी की गांठ मिल गई है। तो मोहम्मद यूनुस की वही हालत है, उसे सत्ता मिल गई है तो उसको लग रहा है कि वो पंसारी बन गया है। उसको मालूम नहीं है कि उस पंसारी बनने वाले चूहे का हश्र क्या हुआ। मोहम्मद यूनुस का भी वही हश्र होगा, बस इंतज़ार कीजिए, समय की बात है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।